वर्कशीट क्रमांक 51 आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आकृति है इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देखें, लंबाई आपस में बराबर है, सम्मुख भुजाएं जो है आपस में बराबर है। इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं आयत, जिसके सामने आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस प्रकार की आकृति को हम कहते हैं आयत। यहाँ पे आयत की लंबाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इस आकृति ने कितनी जगह घेर रखी है वो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए लंबाई और चौड़ाई का आपस में हमें गुणा कर देना है। तो 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग इकाई में आता है आयत का क्षेत्रफल हमेशा। इसी प्रकार से यहाँ नीचे हमें आकृति दी है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 6 तिया 18 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे हमें कुछ लंबाई और चौड़ाई दी गई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 7 और 6 सेंटीमीटर, तो 7 छंग 42 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे दिया है 2.5 है लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 2.5 गुणा 1 यानी 2.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम अन्य सभी आकृतियों में भी लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकलता है, चाहे वर्ग सेंटीमीटर में हो। अगर मीटर में लंबाई चौड़ाई दी है तो क्षेत्रफल निकलेगा वर्ग मीटर में। वर्कशीट क्रमांक 52 वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्ग जो है चौकोर आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती है। यहाँ पर एक भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर की, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। जिस प्रकार से हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके, उसी प्रकार से वर्ग में होती हैं भुजा, इसलिए हम भुजाओं का आपस में गुणा करेंगे। तो भुजा गुणा भुजा, तो 5 गुणा 5 यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल गया है। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें वर्ग की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 6 गुणा 6 यानी 36 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की भुजाएं दी हैं 4 सेंटीमीटर की, तो क्षेत्रफल होगा 4 गुणा 4 यानी कि 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 3 गुणा 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें भुजाएं दी हुई हैं, तो जिनका हम आपस में गुणा करके क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकाल लेंगे। वर्कशीट क्रमांक 53 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसके आधार पता होना चाहिए कितना है और ऊंचाई। तो यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो 7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यहाँ पे आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 3, तो 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्षेत्रफल। आधार हमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई यानी 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे आधार 6 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी है, तो क्षेत्रफल होगा 6 गुणा 3 यानी 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दी गई है, जिनका आपस में गुणा करके हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग इकाई में। वर्कशीट क्रमांक 54 क्षेत्रफल की समझ के लिए। यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज की एक आकृति दी है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम पूर्ण वर्गों की संख्या यहाँ पे गिन लेते हैं, 3 6 9 हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है पूरे वर्ग हैं 9 और जो आधे वर्ग हैं वो हैं 4, तो 4 आधे वर्ग का क्षेत्रफल होगा आधा, तो 4 आधे वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 2 वर्ग सेंटीमीटर, तो 9 और 2 11 वर्ग इकाई। इस आकृति का समांतर चतुर्भुज का अनुमानित क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। पूरे वर्गों की संख्या है 8, आधे वर्गों की संख्या है 6, तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 वर्ग इकाई, तो 8 और 3 11 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का अनुमानित क्षेत्रफल हुआ।
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भुजा दी है 5 सेंटीमीटर तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर। 6.2 का गुणा 6.2 से हमने करा तो आया 38.44 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, 7 पंजे 35 वर्ग सेंटीमीटर। वर्कशीट क्रमांक 55 द्विविमीय एवं त्रिविमीय आकृतियाँ। तो ऐसी आकृति जिनमें केवल 2 विमाएँ होती हैं यानी लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें हम कहते हैं द्विविमीय आकृति, जैसे वृत्त और त्रिभुज। जबकि त्रिविमीय आकृतियाँ जो होती हैं उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियाँ होती हैं पुस्तकें या गेंदें। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है जिसमें लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन इसमें मोटाई नहीं है, इसकी मोटाई ना के बराबर है। तो ये एक द्विविमीय आकृति है। जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये जो एक डब्बी है इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसमें गहराई या मोटाई भी है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती हैं वो त्रिविमीय आकृति कहलाती हैं। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति को पहचानना है तो बेलन होता है त्रिविमीय, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है तो वो त्रिविमीय होती है। जैसे हमारी पुस्तक भी घन का एक रूप है। आयत द्विविमीय होगा, वर्ग द्विविमीय होगा, चतुर्भुज भी द्विविमीय होगा, शंकु त्रिविमीय होगा, गोला त्रिविमीय होगा और पंचभुज द्विविमीय होगा। फलक, किनारे और शीर्ष, यहाँ पे एक घन की आकृति दी गई है। तो यहाँ पे जो फलक हैं घन में वर्गाकार आकृतियाँ होती हैं फलक, वो होते हैं 6। किनारे या कोने या बिंदु जिसे हम बोल सकते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं। जबकि जो रेखाखंड होते हैं वो उसके किनारे कहलाते हैं। रेखाखंडों की संख्या होती है 12, कोने होते हैं उसके 8 और फलकों की संख्या होती है 6। घन के 8 कोने उसके शीर्ष कहलाते हैं, घन के ढांचे को बनाने वाले। 12 रेखाखंड उसके कोर या किनारे कहलाते हैं। घन के 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ घन के फलक कहलाते हैं। दी गई आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दी गई आकृति में फलक जो हैं वो 4 हैं, किनारों की संख्या होगी 5 और शीर्षों की संख्या होगी 4। इसी प्रकार से नीचे दी गई आकृति में भी 9 फलक हैं, 16 किनारे हैं और शीर्षों की संख्या है 9। 3D आकार बनाने के लिए जाल, तो हम जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो हम देख सकते हैं हमें घन बनाने के लिए इस प्रकार के जाल की आवश्यकता होगी। सिलेंडर यानी बेलन बनाने के लिए इस प्रकार का जाल, शंकु के लिए इस प्रकार का जाल तथा पिरामिड बनाने के लिए इस प्रकार के जाल की आवश्यकता होगी। जोड़ियों को हम सही जाल से मिला देंगे।